Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the concepts of the chapter through MCQ discussion. Alright. So beta topic for this lecture is biomolecules, and in this video we will be discussing proteins. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. So beta, proteins is a class of biomolecules which are having quite complex organic structures. They are present in every living organism. Every plant cell and animal cell is having proteins in it. Our skin, our muscles and hair and nails, they are having proteins in them. And hemoglobin, which is the main component in the blood for oxygen transportation, that is a protein. Insulin, which is a hormone for maintaining blood sugar level in the body, that is again a protein. In nutshell, proteins are required for the growth and maintenance of all the cells. Alright, so let's start with the questions. The first question on the screen. The proteins are condensation polymers of. प्रोटीन्स बेटा किसके पॉलीमर्स हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन्स, ये हमें लर्न होना चाहिए. अल्फा अमीनो एसिड मीन्स कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप को हम अल्फा कार्बन कहते हैं. तो उस कार्बन पे NH2 भी लगेगा और उसी कार्बन पे COH भी लगेगा. दिस इज अल्फा अमीनो एसिड. ऑलराइट, कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन है उसी के ऊपर NH2 भी है और उसी के ऊपर COH भी है, तो इसको हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं. जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो एमाइड लिंकेज बनेगी तो प्रोटीन प्रोडक्ट आएगा. एज अ रिजल्ट आपका आंसर है प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. कंडेंसेशन का मीनिंग है कि जब दो अमीनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? प्रोटीन्स आर पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, दैट इज करेक्ट. प्रोटीन अमीनो एसिड से ही तो बनते हैं ना. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. ऑल अदर्स आर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज ट्रू बेटा. ग्लाइसिन एक इनएक्टिव होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड एक्टिव होते हैं. ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का. ग्लाइसिन हैज वन कार्बन अटैच टू NH2 एज वेल एज COH. इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है ग्लाइसिन में. No chiral carbon in glycine, that is why it is not optically active. बाकी सबके अंदर कायरल कार्बन रहेगा. जनरल फॉर्मूला जो अमीनो एसिड का है वो ये होता है, उसमें एक R ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन होती है. सो दे आर हैविंग कायरल कार्बन. कायरल कार्बन होगा तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा. ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन. इज इट क्लियर? लेट्स कम टू सी ऑप्शन. Natural proteins are commonly made up of L isomer of amino acid, that is true. अमीनो एसिड का जो L isomer होता है, ये देखिए आपको L isomer कैसे बनाना है. D and L are the configuration, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हुआ था. आपके पास कार्बन है और COOH at the top and we have NH2 on the left and hydrogen on the right. This is called as L आइसोमर. अगर आप NH2 को राइट पे कर दोगे तो D आइसोमर बन जाएगा. ये कायरल कार्बन है तो इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती है. लेफ्ट और राइट अपने आप से बदल नहीं सकते, लेफ्ट पे ही रखना है. तो ये L आइसोमर है. तो सारे प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो L आइसोमर्स होते हैं. आगे है इन अल्फा अमीनो एसिड्स. डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है. इन अल्फा अमीनो एसिड्स NH2 एंड COH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन्स, दैट इज रॉन्ग. NH2 एंड COH एक ही कार्बन पे अटैच्ड होते हैं. आप चेक करिए, तभी उसका नाम अल्फा अमीनो एसिड है. ओके, सो हमें क्या देखना था? विच इज नॉट करेक्ट. एज अ रिजल्ट आपका आंसर है डी ऑप्शन. डी इज नॉट करेक्ट. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following represents a peptide chain?
पेप्टाइड चेन आपको निकालना है 4 ऑप्शन में से। पेप्टाइड चेन के अंदर देखो, पहले स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। वी हैव अ कार्बन एंड सम NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप, R एंड हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है ना अमीनो एसिड का। तो 2 बार ही लिखेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंकेज दिखेगा कि एमाइड बॉन्ड बन रहा है। कहां कहां एमाइड बॉन्ड बनेगा? You have OH and H, they will be removed out. As a result, जो आंसर आएगा उसमें एमाइड बॉन्ड होगा NH2, CHR and C double bond O, NH, CR, H and COOH. In this way ये एमाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारे को क्या ढूंढना है? Which of the following is a peptide chain? पेप्टाइड चेन देखिए, ये आपका एमाइड लिंकेज, ये भी एमाइड लिंकेज, बट दोनों कॉर्नर पे बेटा NH नहीं हो सकता। एक कॉर्नर पे तो NH आएगा और दूसरे कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एमाइड है, ये भी एमाइड है। तो बी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम था? बी के अंदर तो कहीं पे एमाइड लिंकेज है ही नहीं। सी में एमाइड दिख रहा है और 2 एमाइड बॉन्ड्स के बीच में एक कार्बन। डी को देखेंगे तो एमाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड एक है, बट वो जो एमाइड बॉन्ड है उनके सेंटर में एक कार्बन होना चाहिए। दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन अदर देन सी। तो सी ऑप्शन बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। द पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानीन। ग्लाइसिन और एलानीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आपको शो करना है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और एलानीन का भी स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ग्लाइसिन इज NH2 एंड CH2 COOH। दिस इज ग्लाइसिन। इसको कंबाइन कर देंगे विद एलानीन। एलानीन के अंदर COH लिखो लेफ्ट पे और एलानीन में बेटा एक कार्बन होता है एक्स्ट्रा। NH2 मैंने कर दिया राइट पे। ठीक है, सो 1 सेकेंड। NH2 और COH को ब्रेक करना है, उसमें से वाटर निकालना है। सो वी विल हैव NH2, CH3H and COOH. There will be loss of water. After the loss of water, आप ये शो करोगे कि NH2, CH2, C double bond O, NH, CCH3H and COOH। एक एमाइड लिंकेज हमने शो किया है, वो एमाइड ये है CONH। CONH वाला एमाइड लिंकेज है। अब अपनी ऑप्शंस देखो, आपके पास कहाँ कहाँ ये लिंकेज दिख रही है? CONH एंड एक एक्स्ट्रा मिथाइल। दूसरी तरफ तो कार्बन कम है, एलानीन के अंदर कार्बन ज्यादा है। एज अ रिजल्ट बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Coming to the next, in fibrous proteins, polypeptide chains are held together by। fibrous proteins बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन डिफरेंट चेन्स। अलग अलग चेन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो फाइब्रस प्रोटीन बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर, तभी तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। दे आर क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि मसल्स में मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। इसी तरह कोलाजन इज प्रेजेंट इन द बोन्स एंड इन द कार्टिलेजेस, इन द टेंडन कोलाजन प्रेजेंट है, तो ये भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फाइब्रस प्रोटीन का कैराटिन। कैराटिन इज प्रेजेंट इन हेयर, इन नेल्स एंड इन स्किन। तो ये सारे प्रोटीन्स जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इनकी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज गिवन इन सी ऑप्शन। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। Keratin, a structural protein, is present in। ये वाला प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है? हेयर, वूल एंड सिल्क। असल में तो ये सबके अंदर प्रेजेंट है। जो केराटिन है, इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन एंड इट इज प्रेजेंट इन
हेयर, इट इज प्रेजेंट इन वूल एंड सिल्क, सब के अंदर प्रेजेंट है। सिल्क के अंदर ये बीटा कैरेटिन प्रेजेंट होता है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नाउ उसका आंसर नहीं लगाया, आंसर बेटा डी आएगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। ग्लोबुलर प्रोटीन ब्लड में, एग्स के अंदर, मिल्क के अंदर, या ऑल ऑफ देम इज द ऑप्शन गिवन। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से फोल्ड होती है कि एंटायर प्रोटीन एक्वायर्स द शेप ऑफ ए ग्लोब्यूल। पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग ऐसे होगी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूल के जैसा बन जाता है। सो इसके अंदर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। वो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड इस मॉलिक्यूल को ग्लोब्यूल के जैसा बनाएंगे और ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। दे आर soluble in water, जैसे कि एंजाइम पेप्सिन, इट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज एन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर द सेल्फ मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्सो अ ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट। तो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड, मिल्क एंड एग सब के अंदर प्रेजेंट है। योर आंसर इज D option. Clear to all? Coming to the next now. Which of the following is not true about amino acids? They are the constituents of all proteins. Amino acids are constituents of proteins. That is true. Alanine has one amino and one carboxylic group. That is also true. Alanine का ये structure है जिसके अंदर COH and you have a carbon and NH2 एंड हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप। वो जो आर ग्रुप है उसकी जगह आप CH3 लिखोगे। मिथाइल इज प्रेजेंट इन दी आर ग्रुप। सो ये एलानिन का स्ट्रक्चर है बेटा। तो एलानिन इज हैविंग वन अमीनो एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव डी कॉन्फिग्रेशन, दैट इज रॉन्ग। नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स का कॉन्फिग्रेशन L होता है, ना कि D। उसके बाद ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ग्लाइसिन इनएक्टिव है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था। बाकी सारे एक्टिव होते हैं पर वो इनएक्टिव होता है। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड? लाइसिन, प्रोलीन, एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये आपको ऑप्शन दिए हैं बेटा। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टडीन, ये तीन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। Basic amino acids are lysine, उसके बाद arginine and histidine. These are the three basic amino acids. और एसिडिक अमीनो एसिड में आता है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड्स कभी कभी ये भी टिक करना पड़ता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज एसिडिक अमीनो एसिड। तो आपका आंसर क्या है? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दे आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। ऑल अदर आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोलीन, एलानिन ये सब न्यूट्रल हैं, लाइसिन बेसिक है और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है। योर क्वेश्चन वाज फॉर बेसिक अमीनो एसिड, तो ए ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर? आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स कुछ बेसिक हैं, कुछ एसिडिक हैं, बट 90% तो न्यूट्रल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड? यू आर गिवन ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड ग्लूटामिक एसिड। बेटा ग्लूटामिक एसिड जो है ये हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड है? ये एसिडिक अमीनो एसिड है। तो आंसर बन रहा है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर 2 COH ग्रुप प्रेजेंट हैं। 2 COH आ जाएंगे तो उसको एसिडिक बोलते हैं, राइट। सो बेटा जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, R एक तरफ और सेंटर में कार्बन, उसके ऊपर आप लगाते हो NH2 एंड COH, ये COH, NH2 एंड देन हाइड्रोजन। ये जनरल फॉर्मूला है ना अमीनो एसिड का। तो आपने R की जगह पे देखो क्या लिखना है। R में आप टोटल 3 कार्बन्स लिख लोगे। टोटल 3 में एक तो COH ही है और 2 मैंने CH2 लगा दिए। देन यू हैव द रिमेनिंग स्ट्रक्चर COH
and NH2. This is the structure for glutamic acid. Glutamic acid में 2 COH हो गए, इस वजह से इसको एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। एक COH तो है ही था और एक R के अंदर आ गया, एज अ रिजल्ट इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। जब भी 2 COH होंगे तो एसिडिक, जब 2 NH2 होंगे तो बेसिक, और जब एक NH2 और एक CaOH होगा तो न्यूट्रल। गॉट इट? Next question, question number 11. Amino acids are classified as acidic, basic or neutral depending upon the relative number of amino and carboxylic group in their molecule. Which of the following are acidic? तो acidic कौन कौन से हैं? अभी आपसे बात करी कि जहां 2 COH होंगे वो acidic है। तो देखो, एक तो फर्स्ट कंपाउंड में सिर्फ एक ही COH आ रहा है। सेकंड के लिए चेक करो, सेकंड में आपको 2 COH दिख रहे हैं, तो सेकंड वन इज एसिडिक। उसके अलावा थर्ड में तो एक COH है और एक NH2 है। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में 2 जगह पे COH दिख रहा है। एज अ रिजल्ट जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 and 4। 2 and 4 का मतलब योर A ऑप्शन इज द आंसर। अमीनो एसिड हैविंग 2 COOH groups is called as acidic amino acid. Got it? जहां 2 NH2 ग्रुप होंगे तो वो हो गया बेसिक, जहां 2 COH ग्रुप हो गए वो हो गया एसिडिक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट वन इज amino acids generally exist in the form of zwitter ion. It means that they contain which group? Basic NH2 और acidic COH। बी ऑप्शन है बेसिक NH2 एंड एसिडिक CO नेगेटिव। सी में लिखा है बेसिक NH2 एंड दिस, एंड डी के अंदर लिखा है बेसिक CO नेगेटिव एंड NH3 प्लस ग्रुप। ये है बेटा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन के लिए हम पहले रेगुलर स्ट्रक्चर लिखते हैं अमीनो एसिड का, ठीक है। ये पहले रेगुलर स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपने जब ये वाटर में ऐड किया जाता है तो एसिड अपना H लूज करता है वाटर में, फिर ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये H प्लस अलग हो गया, ये जो H प्लस अलग हो गया ये जाके लोन पेयर पे ज्वाइन करता है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो NH2 की जगह अब NH3 हो गया, NH3 प्लस and CHR and COO negative. This is called a zwitter ion. This is a zwitter ion. बाइपोलर आयन है ज्विटर आयन, ठीक है। 2 पोल्स हैं इसके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आयन है। आई मीन टू से इट इज नॉट एसिडिक और इट इज नॉट बेसिक, इट इज न्यूट्रल। अब देखो, ये जो ज्विटर आयन हमने बना लिया, उसके बाद अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में देखोगे, एसिडिक मीडियम में ये H प्लस को गेन करेगा, तो हमारे पास आंसर में बनेगा COOH। तो किसने H प्लस गेन किया है? CO नेगेटिव ने। जिसने भी H प्लस गेन किया वही बेस है ना। तो बेस का डेफिनेशन क्या होता है? H प्लस एक्सेप्टर इज बेस। एज अ रिजल्ट जो आपका COH है, CO नेगेटिव, वो बेस है। और अगर मैं यहाँ बेसिक मीडियम शो करूं, OH नेगेटिव मीडियम है अगर, तो क्या सिचुएशन बनेगा? यू विल हैव द स्ट्रक्चर NH2 CHR एंड COO नेगेटिव एंड वाटर इज सेपरेट। एज अ रिजल्ट ये जो OH नेगेटिव है वो किसने गेन किया? मतलब H प्लस लूज किया ना इसने। जो H प्लस लूज करता है वो एसिड है, जो H प्लस गेन करता है वो बेस है। तो एसिड हुआ NH3 प्लस। ऑप्शंस में देखो, acidic part is NH3 plus and basic part is CO negative. Your answer is option D. Right? Coming to the next now, question number 13. 13th question है, which of the following is not correct? You are given only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. That is true, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बना है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा अमीनो एसिड ही मिलेगा। आगे लिखा है अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये बिल्कुल ठीक है, जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है उनको तो डाइट में कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है। जो डाइट में कंज्यूम करने हैं वो तो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं।
ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट। देयर आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दैट इज रॉन्ग। 20 तो बेटा टोटल होते हैं, आउट ऑफ 20 10 अमीनो एसिड्स आर असेंशियल, रिमेनिंग 10 आर नॉन असेंशियल। तो 10 ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, दे आर टू बी कंज्यूम्ड थ्रू डाइट। डाइट सप्लीमेंट के अंदर आपको ये 10 अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो हमें विच इज नॉट करेक्ट देखना था ना, नॉट करेक्ट मतलब सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इसने 20 ही एसेंशियल बोल दिया, जबकि 20 तो टोटल होते हैं। L amino acids are represented by writing NH2 group on the left hand side, that is correct। अमीनो एसिड को अगर L कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है तो NH2 लेफ्ट पे आएगा और H राइट पे आएगा। गॉट इट? दिस इज L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अमीनो एसिड। तो हमारे पास बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स बिकॉज। अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बाकी हेलोजन एसिड से ज्यादा क्यों है? बिकॉज अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन एंड इट रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज करेक्ट। अमीनो एसिड के अंदर ये ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर बनता है NH3+ एंड CHR एंड COO नेगेटिव। इस ज्वीटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगी, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और बी ऑप्शन में क्या लिखा है? अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज नॉट द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड ड्यू टू हायर मॉलिकुलर मास ऑफ NH2 ग्रुप, मॉलिकुलर मास ऑफ देम इज हाई, दैट इज नॉट द रीजन। सिर्फ NH2 का मास हाई होने से तो मॉलिकुलर मास हाई नहीं हो गया ना। दे इंटरेक्ट विद वाटर मोर देन हेलोजन एसिड एंड दे हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट करेक्ट। सिर्फ ये आंसर है कि ज्वीटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज सीक्वेंस इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, or it is the sequence in which amino acids of one polypeptide chain are linked to the other chain। ऐसा नहीं होता। एक चेन से दूसरी चेन का लिंक अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं, वो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर बेटा अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखा जाता है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस सीक्वेंस में अटैच्ड है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जो हीमोग्लोबिन है उसमें 574 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड्स हैं? 574। तो ये जो 574 हैं उनमें से अगर एक भी अमीनो एसिड का पोजीशन बदल जाए, उसका सीक्वेंस अलग हो जाए, तो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया। बहुत फेमस है सिकल सेल अनीमिया। और अगर किसी पेशेंट के पास को ये डिजीज होती है सिकल सेल अनीमिया, तो फिर वो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा। ऑल राइट, सो कीप इन माइंड कि ये जो अमीनो एसिड्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट आंसर है ए पार्ट, ए ऑप्शन इज द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो sequence of amino acid in polypeptide chain, or it is the bond between alternate polypeptide chains, or it is the folding pattern of polypeptide chain। ये करेक्ट आंसर है, folding pattern। कैसे होता है कि arrangement of polypeptide chain, arrangement of polypeptide chain assumed as a result of hydrogen bonding, assumed as a result of hydrogen bonding को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अलग अलग चेन्स के अंदर किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कौन सा पैटर्न ऑब्टेन होता है, क्या शेप ऑब्टेन होती है, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। एज अ रिजल्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। Coming to the next now, question number 17. Most common type of secondary structures of proteins are। प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं उनमें
First option is alpha helix and beta helix structure. B is alpha helix beta pleated sheet. C is right and left twisted structure. D में लिखा है globular and fibrous structure. So बेटा इसमें आंसर है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड. दो शेप्स बनते हैं, एक का नाम है अल्फा हेलिक्स एंड द अदर वन इज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. ये तो हेलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर है, बट जो बीटा प्लीटेड है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर है. दो ही नाम आते हैं इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये नेम्स आपको लर्न करने हैं. अगर आपके पास अमीनो एसिड में आर ग्रुप का साइज बड़ा है, इफ आर ग्रुप इज बिग इन साइज, अगर ये साइज में बड़ा है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होगा. और अगर अमीनो एसिड का आर ग्रुप साइज में स्मॉल है, देन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है. वी कैन मेंशन हियर फॉर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर it is the intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular H bonding will take place between, you have NH and CO. NH and CO के बीच में बॉन्डिंग होगी और इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही चेन के अंदर. बट बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कब क्रिएट होता है? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन्ड बाय द इंट्रामोलिकुलर, नॉट सॉरी इंट्रा नहीं, इंटर, इंट्रा तो उसके लिए हो गया. बीटा प्लीटेड में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन NH and CO of different chains. अलग अलग चेन्स का बॉन्ड बनेगा बिटवीन NH ऑफ वन चेन एंड CO ऑफ अदर चेन, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगा. और अल्फा हेलिक्स कब होगा? जब एक ही चेन के अंदर इस तरह की लिंकेज होती है. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर दो ही नेम्स आते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं. और हमारा आंसर है ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा. Which type of interactions are responsible for making alpha helix structure stable? अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी का रीजन पूछा जा रहा है. ए ऑप्शन में लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन NH2 एंड CO ऑफ एडजेसेंट कार्बन चेन्स. क्या पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से अल्फा हेलिक्स बन रहा है? नहीं. आंसर आगे देखो, सेकंड ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न एंड CO ऑफ अमीनो एसिड इन द एडजेसेंट टर्न्स. यस, ये स्ट्रक्चर होता है. जब आप अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम शो करेंगे. वी हैव NH एंड देन CO, NH, फिर बेटा ये CO. इस तरीके से सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर लिंकेज हमने शो करनी है. यहां आएगा NH और बॉटम पे अभी आएगा NH. ये आ गया यहां पे H एंड N एंड हम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑफ CO एंड हाइड्रोजन ऑफ NH. तो इस तरीके से ट्विस्टिंग हो गई. अब ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना बिटवीन NH ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न एंड CO ऑफ अमीनो एसिड इन द नेक्स्ट टर्न. गॉट इट? इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर था बी पार्ट, राइट. तो आपने देखा कि हाइड्रोजन यहां से लिया और ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरीके से ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन गया है जो कि एक हेलिक्स का शेप ले लेता है. सी ऑप्शन तो गलत है. सी में लिखा है OH ऑफ वन अमीनो एसिड. OH तो अमीनो एसिड के अंदर है ही नहीं. NH2 एंड COH दो ग्रुप्स है ना. डी ऑप्शन में लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो योर आंसर इज बी ऑप्शन. अल्फा हेलिक्स के लिए ये आपने स्ट्रक्चर लर्न भी करना है, ये सब्जेक्टिव पेपर में आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा. गॉट इट? सो एक इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है और ट्विस्ट हो जाता है. नाइट्रोजन का NH, मतलब NH का आपने H लेना है और CO का O लेना है बॉन्ड बनाने के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय.
जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबल होता है, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। ये NH का आपने H लेना है एंड CO का आपने ऑक्सीजन लेना है, और सेम पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बट NH और फिर CO नेबरिंग होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, रादर ये 4 रेजिड्यू अपार्ट होता है, 4 का गैप होता है उनके बीच में। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो दोबारा से। ये आपके पास है NH, देन वी हैव CO, हियर इट इज NH, फिर ये बनाएंगे CO, और फिर नीचे वाले के साथ हम बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। दिस इज H एंड नाइट्रोजन, दिस इज H एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्लू कलर से शो कर देंगे। तो एकदम साथ वाले के साथ बॉन्ड नहीं बनाना होता, इनके अंदर गैप आता है, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल है इनकी स्टेबिलिटी के लिए, इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स का शेप देने के लिए। तो आपका आंसर बनता है इट इज नॉट वैन डर वाल्स फोर्स, इट इज नॉट डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स इन नेचर आर अबाउट। बेटा 20 अमीनो एसिड्स हैं नेचुरली अकरिंग जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। Total 20 amino acids, some of them are acidic, some of them are basic and many of them are neutral, most of them are neutral. Okay, so all of them are in L configuration, ये बात भी याद रखनी है। Let's come to the next. During the process of digestion, the proteins present in food material are hydrolyzed to amino acids. The two enzymes involved in the process are, देखो प्रोटीन से पहले चाहिए पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन चेन खुलेगी और पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उसके बाद फिर पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड बनेगा। तो कौन कौन से एंजाइम ये प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं कि प्रोटीन से बेटा बन जाए पॉलीपेप्टाइड और फिर बन जाए अमीनो एसिड? तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करना है कि पेप्सिन अमीनो एसिड होता है। इफ वी हैव प्रोटीन टू स्टार्ट विद, प्रोटीन से बेटा पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? पेप्सिन। फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड है उसको फर्दर खोलना है, फर्दर हम चाहते हैं कि अमीनो एसिड भी बाहर आ जाए, तो एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन। सो एंजाइम्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब, they are converting amino acid, they are converting protein to amino acid. So ये सीक्वेंस है रिएक्शंस की, आपको एंजाइम का नाम और रिएक्शन सीक्वेंस लर्न करनी है। एज अ रिजल्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। इन्वर्टेज आइमेज ऐसा नहीं करते, वो कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शंस करते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 22। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली गवर्न्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बेटा अभी अभी देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड दो ही नाम आते हैं, दोनों के दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड आपने देखा, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड NH और CO के अंदर बनता है, बट अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड होगा और इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होगा। एक में इंट्रामॉलिक्यूलर और एक में इंटरमॉलिक्यूलर। द बॉन्ड इज बिटवीन NH एंड CO, बट चेन अलग अलग होंगी तो बीटा प्लीटेड आएगा, और सेम चेन का होगा तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा। लिंकेज तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। एज अ रिजल्ट आपका आंसर है ए ऑप्शन। आपको कोवलेंट बॉन्ड दिया था, आयोनिक बॉन्ड दिया था, बट हाइड्रोजन बॉन्ड आंसर है। इज इट ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 23। A nanopeptide contains peptide linkages. How many? डैश फिल करना है। कितनी पेप्टाइड लिंकेज आएंगी नैनोपेप्टाइड के अंदर? पेप्टाइड बनता कैसे है? NH2 और CH2COH, ये था ना आपके पास। इसको एक बारी फिर से लिखते हैं। अगर मैं 2 ग्लाइसिन लिख दूं ऐसे, तो आपने लॉस ऑफ वाटर शो करना है। लॉस ऑफ वाटर में एक तरफ से H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हम निकाल देते हैं। आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। सो वी हैव CONH एंड देन NH2 ऑन द लेफ्ट एंड CH2 C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये एक लिंकेज बनी जब हमने 2 अमीनो एसिड को जोड़ा। नैनो मतलब 9,
9 अमीनो एसिड अगर जुड़ेंगे तो बेटा लिंकेजेस फिर 8 हो जाएंगी ना, दो दो के जुड़ने से कंडेंसेशन होती है, 1 मोल वाटर निकलता है। 2 अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, और जब 9 होंगे तो फिर 9 के अंदर कंडेंसेशन होगी, 8 मोल वाटर निकलेगा और आपके पास आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इट विल हैव 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इज इट ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन के अंदर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब्स द प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, or it disturbs the secondary and tertiary structure only. It will not affect the original biological activity. बायोलॉजिकल एक्टिविटी को तो डिस्ट्रॉय कर देता है डीनेचुरेशन के बाद, प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाता है। एंड इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, ये भी गलत है, इरिवर्सिबल नहीं होता है डीनेचुरेशन। तो बेटा ए ऑप्शन गलत था, क्योंकि ए में इसने लिखा इट विल डिस्टर्ब द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं। जो अल्फा हेलिक्स बना था, जो ग्लोब्यूल बना था, वो खुल जाएगा जब डीनेचुरेशन होगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, वो नहीं डिस्टर्ब होती। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, इवन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। सो इट वाज अ सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीनेचुरेशन का बेस्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एन एग। जब हम एग को बॉयल करते हैं, उसके अंदर के प्रोटीन का डीनेचर हो जाता है, आप उसको देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, बट उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी इंटेक्ट है। Coming to the last question, which of the following statements about denaturation are correct? First है denaturation of protein causes the loss of secondary and tertiary structure. That is true. Secondary, tertiary दोनों destroy हो जाएंगे. Denaturation leads to conversion of double strand of DNA to single strand. क्या denaturation के टाइम पे जो double strand structure है वो खुल के single strand में आ जाएगा DNA का, मतलब कि DNA structure open up हो जाएगा. Third is denaturation affects the primary structure which gets distorted. That is wrong. Primary structure disturb नहीं होगा बेटा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि जब जब डीनेचुरेशन होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, टर्शरी डिस्ट्रॉय होता है, और साथ में डीएनए का भी स्ट्रक्चर फिर ओपन अप होके डबल स्ट्रैंड की जगह सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। सो 1 and 2 आर करेक्ट, मीन सी पार्ट इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? So that is all about the lecture. You have taken up proteins which are basically made up of amino acids. Many amino acids are there like glycine, alanine, proline, leucine, lysine, and aspartic acid, glutamic acid, etc. Some of them are acidic, some are basic, some are neutral. Apart from that, proteins they acquire the shape of a fiber or they acquire the shape of a globule. Proteins are present in silk, they are present in hair, they are present in nails and eggs, hemoglobin, etc. Various examples which we are taking up in our routine life, and they are the constituent of each and every cell of the animal body as well as plant body. And denaturation of protein was the main concept. When the denaturation will take place, then physical properties, biological properties of the protein will be destroyed. Secondary structure obviously will be destroyed, but primary structure will stay intact, because that primary structure is simply indicating the sequence of amino acids. So keep in mind, proteins are the major constituent of our body, so they are important. Revise them properly and make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos. And thank you and bye bye.